हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे पार्ट 2 एग्रीकल्चर का, यानी कि आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है और साथ ही साथ क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ये एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भले ही ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, पर समय के साथ इनके मेथड्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि इरिगेशन अब इम्प्रूव हो चुका है, हम नए नए मॉडर्न इनपुट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और इन बदलाव को देखते हुए मेनली इंडिया में अभी 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम्स को प्रैक्टिस किया जाता है। ये 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम्स हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विथ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब कि पुराने समय का, सबसिस्टेंस मतलब जीविका के लिए, यानी कि इस हेडिंग से, इस नेम से हमें ये पता चलता है कि एक ऐसी खेती जो छोटे से ज़मीन में की जाती हो। पुराने ज़माने से जो टूल्स चले आ रहे हैं जैसे कि हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, इनका इस्तेमाल करके, किस लिए? ताकि अपना गुजारा किया जा सके। यानी कि इस तरह की फार्मिंग छोटे से लैंड में होती है, पुराने मेथड्स को यूज़ करके, यानी कि कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा यूज़ नहीं होता है। और इन पे जो लेबर करते हैं वो लेबर भी अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इस तरह का फार्मिंग इरिगेशन फॉलो नहीं करता है, ये मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं करते, बल्कि नेचुरल फर्टिलिटी पे ही निर्भर हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की खेती में एक पर्सन जब खेती करता है तब उस लैंड पे वो तब तक खेती करता है जब तक कि उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होने लगती है। जैसे ही उसकी फर्टिलिटी कम या ख़त्म हो जाती है, वो तुरंत उस लैंड को छोड़ करके दूसरे लैंड में चला जाता है और कुछ समय तक वहाँ खेती करता है। इस तरीके से वहाँ की जब फर्टिलिटी ख़त्म हुई तो वो थर्ड एरिया पे चला जाता है। तो ये है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके डीमेरिट्स भी हैं। पहला, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। दूसरा, इससे सॉइल की क्वालिटी दिन भर दिन खराब होती चली जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फार्मिंग मेथड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, मतलब कि ध्यान से जिस पे खेती बाड़ी की जा रही हो। सबसिस्टेंस जीने के लिए, यानी कि इस तरह की खेती भी कम, यानी कि छोटे एरिया में ही की जाती है। बस डिफरेंस ये होता है कि इस ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कम ज़मीन में ही ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाया जा सके। ये वैसे एरिया में प्रैक्टिस होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब कि प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लेबर्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे हम लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। और इनमें बहुत इनपुट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फिर आपके फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा का भी हाई डोज दिया जाता है। इस तरह के लैंड्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि लैंड का साइज़ छोटा होता है और प्रोडक्टिविटी इन्हें ज़्यादा देनी होती है। छोटा क्यों? तो वो छोटा दिन भर दिन जो है ये ज़मीन छोटी होती भी जा रही है और ये पहले से छोटा भी है बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब भाई ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? तो देखो, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि अपने पिताजी से आपको विरासत में मिल रही है। अब आप तो जानते ही हो, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो बच्चे को जाती है, उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके दादाजी के 5 बच्चे थे और उनके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने 5 बच्चों में 2-2 हेक्टेयर ज़मीन बांट दी।
अब आपके पिताजी, चाचा जी लोग में भी सबके दो दो बच्चे हैं, यानी आप और आपके भाई। अब आपके पिताजी उसी ज़मीन को आप दोनों में बांटेंगे, तो वो बट करके कितना हो गया, 1-1 हेक्टेयर। अब मान लो आगे चल के आपके भी 2 बच्चे हो जाएं, तो आप क्या करोगे, हाफ हाफ हेक्टेयर दोगे। इस तरीके से लैंड का साइज छोटा होता चला जा रहा है और इसके कारण लैंड पे यील्ड देने का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। So this was about intensive subsistence farming. Now coming towards the third type of farming, that is commercial farming. As the name suggests, ये वैसी खेती है जो कि मार्केट में सामान बेचने के लिए ही की जाती है, मतलब कमर्शियल। The farming is done only to earn income. इनसे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो सीधे मार्केट में भेज दी जाती हैं या किसी इंडस्ट्री में, ताकि वो प्रोसेस होकर के मार्केट में जा सके। इस तरह के फार्मिंग मेथड्स में मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। हाउएवर जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, जैसे कि पंजाब में राइस प्रोड्यूस करना कमर्शियल फार्मिंग है, जबकि उड़ीसा में यही सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक बड़े से लैंड पर पे एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो किया जाता है ताकि उसे मार्केट में सेल कर दिया जाए। चलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें एक ही सिंगल क्रॉप बड़े से एरिया में उगाया जाता है ताकि उसे मार्केट में बेचा जा सके। ऑब्वियसली ये कमर्शियल है तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो माइग्रेंट होते हैं, मतलब कि बाहर से आए हुए होते हैं। इंडिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इनका बहुत डिमांड है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड हो और आसपास में ही इंडस्ट्री हो जहाँ पर पे इनके प्रोड्यूस को भेजा जा सके, और मार्केट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो दिस वाज अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया है। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो कि इंडिया में फॉलो होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्रॉपिंग पैटर्न और द क्रॉपिंग सीजन। तो इंडिया में आपके 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड जैद। राबी क्रॉप ये ठंड के मौसम में बोया जाता है, जैसे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसे हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून के बीच में, जैसे कि वीट, बार्ली। वहीं खरीफ क्रॉप्स, ये वो क्रॉप हैं जो कि जिनकी बुआई जो है वो मॉनसून के ऑनसेट से होती है, यानी कि जून जुलाई महीने में इनको बोया जाता है, जबकि हार्वेस्ट इनको सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। एग्जाम्पल राइस। खरीफ क्रॉप्स में वो सारे क्रॉप्स आते हैं जिनकी पानी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नाउ जब खेत मेरा खाली रहता है, यानी कि जिस समय राबी या खरीफ दोनों में से किसी की फसल नहीं हो रही होती है, तब हमारे यहाँ के किसान उस खाली खेत में ज़ैद क्रॉप्स उगाते हैं। ये वो क्रॉप्स हैं जो कि बहुत कम समय में उगते हैं और ये राबी और खरीफ के बीच में जो शॉर्ट फ्री टाइम होता है उसमें उगाए जा सकते हैं। इनमें सारे वेजिटेबल्स, क्यूक्यूम्बर, वाटरमेलन जैसे क्रॉप्स आ जाते हैं। सो दीज आर दी 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, और इन्हीं 3 सीजन्स में इंडिया के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। हाउएवर ये भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर पे समय का थोड़ा आगे पीछे होता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे कैसी पानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ में राइस की खेती ठंड के समय भी कर ली जाती है, क्योंकि ठंड के समय वहाँ बारिश होती है। और राबी क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप्स हैं वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण ही ठंड में उगाए जा पाते हैं, क्योंकि उस समय उनकी पानी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न। सो होपफुली आई मेड यू दिस क्लियर। आज के टॉपिक में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहली हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिनमें हम 3 फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में जाना, और दूसरा हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न, जिनमें हमने 3 क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में जाना। होपफुली मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाउएवर अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन,
एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से उसे सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी एक दे ही देना, एंड हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।